जो आप सब बैठे हैं यहाँ, मैं महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं प्रवक्ता नहीं और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाह रही। दोनों मुद्दे पे हमारे बगल में हमारे आदरणीय छोटे भाई बैठा जी बैठे हैं और प्रोफेसर साहब बैठे हैं। इन्होंने लगभग सारी बातें बता दी हैं। अब मुझको सिर्फ मुझको सिर्फ 2-3 मुझे जानकारी देना है। जहाँ तक आप बात करें भूमि सर्वेक्षण की, तो ये बहुत पहले से कानून बन चुका है कि महिलाओं को भी भूमि में अधिकार मिलेगा, लेकिन इस सर्वेक्षण ने सारी सामाजिक स्थिति में उठा पटक शुरू करके रख दिया। कभी तो खुद ही हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री घबरा के बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। अगर नहीं करवा पाते हैं तो क्यों इन्होंने शुरू करवाया? अगर इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लोग नहीं है, तो पहले भी था, कानून बन चुका था। हम चूँकि मैं महिला हूँ, मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि हम अपना अधिकार नहीं लेते थे, क्योंकि एक हमारा आधार बना हुआ था अपने पीहर में, पिता के घर में, कि बहुत ही इज्जत से कुछ फायदा नहीं है। पहले भी अधिकार अगर हम चाहते और ज़रूरत होती तो हमको मिल जाता था, क्योंकि कानून था। कानून काफ़ी पहले बन चुका है, आप लोगों को जानकारी होगी। अब इन्होंने ये स्थिति कर दी है कि उठा पटक की स्थिति में कौन लड़की अगर पिता के बाद घर जा भी पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रख दिया। तो ये क्या अच्छा है? जिन लोगों ने, जब जातीय जनगणना की बात करें, तो जिन लोगों ने ये करवाया जातीय जनगणना, क्या उन्होंने उसको पलट के देखा है? मुझको लगता है नहीं देखा। जो जिस तेजस्वी जी का ये नीतीश जी का ये, अगर विपक्ष में तेजस्वी जी बैठे हैं और नीतीश जी सत्ता में है, तो 98 लाख लोगों को, जो भी उसमें जाति की बात भी नहीं थी, जो गरीब लोग हैं उनको एक खाते में 2 लाख जाना था। 98 क्या 9 लोगों के भी खाते में गई है क्या? मुझे नहीं लगता 9 लोगों के खाते में भी वो पैसे गए हैं। तो इस तरह के कामों से क्या है? अभी अभी हमारे पास बैठे हैं बैठा जिन्होंने शिक्षा की बात की, तो उच्च शिक्षा की तो मैं बात ही भूल जाती हूँ। AI के ज़माने में हमारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा कितना अच्छी तरह मिल रही है, आप समझेंगे। और बड़े सारे जनसुराज के पास बड़े सारे अच्छे स्कीम है। एक स्कीम मैं बताती हूँ जो हमारे दिमाग में भी चल रहा है बहुत दिनों से, जो पुरानी रेलगाड़ी के डिब्बे पड़े हुए हैं, उनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी छोटी लाइन भी गई है बच्चों के लिए, अगर आपके पास जगह और ये नहीं है तो। वो उस तरह के बड़ी स्कीम है हमारे पास। नेतरहाट की तरह एक जिले में एक विद्यालय ही तो खोल दीजिए, बहुत सारे की जरूरत नहीं है। तो पहले तो प्रारंभिक 10वीं तक तो अच्छी से हमारे बच्चे AI के ज़माने में पास हो, कहाँ के रह जाएंगे बच्चे? कंप्यूटराइज शिक्षा और AI की बात करते हैं हम। क्या हम हमेशा पीछे ही रहने के लिए पैदा हुए हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इन चीज़ों पे विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए, जो नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ कूदते हैं कि ये और वो। तो अभी तक तो नहीं था तीसरा कोई विपक्ष, अब सामने है, अब जनसुराज सामने है, तो इसलिए अब विकल्प है। इसलिए अब इस बार बदलाव होना ही निश्चित है, और निश्चित होगा बदलाव 25 में। ये आज मैं लिख के रख सकती हूँ कि ये निश्चित होगा और हम सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे तभी बदलाव आएगा। और अगर इन प्रश्नों का जो प्रश्न पूछे गए, उनका जवाब अगर नहीं मिलता है, हमारे नेता ने, आप लोग भी थे उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम लोगों ने पूरी तरह इंतजाम करके रखा कि हम घेराव करेंगे विधानसभा का। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, जनसुराज प्रदेश प्रवक्ता। जातीय जनगणना बिहार में हुआ 2023 में। 2 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट सबमिट किया गया। जातीय जनगणना पर जितना राजनीति इस बिहार में हुआ है, वो किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। जातीय जनगणना हुई, लेकिन जातीय जनगणना से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। उनकी जातीय जनगणना में ये निकल के आया कि 34% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 34% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और दलितों की बात करें तो ये संख्या जो आती है
43%। अब कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी मिली सरकार है और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सर्वे के अनुसार से जो 43% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो विकास की गंगा जो बह रही है 43% लोगों के पास पहुँचने से पहले क्यों सूख जाती है? इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? ये विकास की गंगा कब उनकी जा करके गरीबी की प्यास बुझाएगी, ये हम जानना चाहेंगे। ये इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जब ये 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी जब वो अलायंस थे आरजेडी के साथ, उन्होंने कहा था कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपये दिया जाएगा, 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे कि वो रोजगार करें। आज तक ये किसी को पता नहीं कि किसको पैसा मिला, किसको पैसा नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। मैंने रिसर्च किया अनुसार अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी यहाँ पे 2% से कम है। उनके रिपोर्ट के अनुसार 1.57% ही बिहार में सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरियों से किसी भी देश का, किसी भी राज्य का गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती, न ही उस राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। आप 2% से बढ़ा करके 2.5% कर देंगे। अब बात होती है कि उसमें जो आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। 50% का स्लैब है, आप लोग सब जानते हैं। इंदिरा साहनी का जो केस चला था 1992 के अनुसार 50% का स्लैब है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम इसको बढ़ा के 65% कर देंगे। वो अब तक नहीं हुआ। उसका स्टेटस क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। ये क्यों नहीं पता है? वो व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं कि आरक्षण का स्टेटस क्या है? केंद्र सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनके पास जो रिपोर्ट आया है 1.57% ही गवर्नमेंट जॉब में है और दलितों की बात करें 1.13% ही है। और दलितों की यह संख्या है, दलित और SC/ST को मिला दिया जाए 21%, 1.13%। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो 5.5% लोग ही 10वीं 12वीं कर पाते हैं और ग्रेजुएशन की बात करें तो 3% है। और जब सरकारी नौकरी में देखिए आरक्षण में कितना ठगा जाता है, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, इस बात को जो हमें समझने की आवश्यकता है। 2 से 2.5% अब सरकारी नौकरियां देंगे और उसमें से आप कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिले क्योंकि आपके पास आरक्षण नहीं है। आपको नौकरी हम आरक्षण में बढ़ा देंगे, इससे किसी की गरीबी दूर नहीं होती है। मैं ही उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 43% लोग गरीब हैं, उसमें से कितने लोग आपने जॉब दिया? जो 3% लोग हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, बाकी लोग ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचते हैं। अगर आप सरकारी नौकरियों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने ग्रेजुएशन रख दिया तो दलित के कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? और बात करें डिप्लोमा की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो 0.28% है। तो आप पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए। एक स्टेटमेंट याद आ रही है स्वामी विवेकानंद जी की, कॉल फॉर नेशन की बुक उन्होंने लिखी थी, उसमें से एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के पास पहुंचने में सक्षम नहीं है तो शिक्षा उसके पास पहुंचना चाहिए। हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, बहुत ही प्रखर स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। मैं पूछता हूँ अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दिए हो? तुम तो अच्छे पढ़ने में हो। बोला कि कहाँ जाए पढ़ने के लिए, हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़े और आसपास हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं है। ये किसकी गलती है? आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की है ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जाके कम से कम ग्रेजुएट कर लें। और कहीं भी महाविद्यालय भी है तो वहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल और 6 साल में दी जाती है, और जहाँ पे महाविद्यालय है वहाँ पे भी साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। मान लीजिए किसी को कॉमर्स करना है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो भी नहीं है। कितने जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ से यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और आजकल शिक्षा देना गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। ये बिहार और नीचे गिरते जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश जी की सरकार से कि आपने ये सर्वे कराया है, इस सर्वे कराने से धरातल स्तर पे जिनके लिए आपने बोला कि इस जाति के इतने % लोग हैं, इस जाति के इतने % लोग हैं, इस जातियों को उन्माद के सिवा आपने धरातल स्तर पे उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? भूमिहीनों को उन्होंने पैसा देंगे, कितने बेघरों को पैसा देंगे? तो 2,34,000 लोगों को घर देने की बात हुई थी। उसमें से एक रिपोर्ट आया, देशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें से 1.2 लाख
लोगों को केवल पेपर पर घर मिला है, हकीकत में उनको घर नहीं मिला है। ये जो इनकी जनगणना का सवाल है वो बस राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए जनगणना का जो सवाल सामने आता है क्योंकि 30-35 सालों से आप उठा कर देखे हैं, बिहार में कभी भी मुद्दों की राजनीति नहीं हुई है। बिहार में जो राजनीति हुई है वो जाति समीकरण पर हुई है। अब पहली बार इस राज्य में ऐसी एक पार्टी आई है, ऐसा विकल्प आया जो इन मुद्दों, इन जैसे जो पुरानी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा, वो रियल मुद्दों की बात कर रहा है, रियल इसके उत्थान की बात कर रहा है। ये जाति जनगणना नीतीश जी की सरकार हो चाहे फिर पुराने लालू जी की सरकार हो, बस जातियों को ठगने का काम किया, दलित, महादलित, अति पिछड़ा बांटने का काम किया, उन लोगों से वोट लेने का काम किया। सचमुच का अगर उत्थान किया होता तो आज इस बिहार की स्थिति ऐसी नहीं होती। एक मोटा मोटी आंकड़ा आ गया कि किस जाति की क्या संख्या है, लेकिन सिर्फ संख्या जान करके उसको रख देना धरातल पे कोई सुधार हो सकता है क्या? कोई ऐसी नीति बनी उस पे क्या? आज वास्तव में बिहार के संदर्भ में अगर कहा जाए कि ये लीडरशिप विहीन हो चुका है, नेतृत्व बिना सरकार किसी तरीके से चल पा रही है, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं पूरा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी तो सम्मिलित है, पूछे तो क्या पूछे। तो राजनीतिक सुचरित्रता इनके यहाँ है नहीं, सिर्फ जनता को उन्माद में जातीय द्वेष पैदा कर करके अपना राजनीतिक लाभ ले करके एक टर्म और मिल जाए, 2 टर्म और किस तरीके से कुर्सी मिल जाए, मात्र इतना से इन लोगों को मतलब है। अगर मतलब ये कुछ जनता परोपकार का होता, सामाजिक सुधार का होता, हर जातियों को जो हाशिए पे है उनके कल्याण का होता, तो कोई भी नीति, आप लोग सब पढ़े लिखे प्रेस के बंधु हैं, कोई ऐसी नीति आई क्या जातीय सर्वेक्षण के बाद? ऐसा है नहीं। तो राजनीतिक सुचिता की कमी है, नेतृत्व पंगु हो चुका है, विपक्ष बोलने से असमर्थ है, गूंगा बहरा है, नागरिक भी यहाँ परेशान है, चाहे शिक्षा के लिए वो प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हो या रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर हो। इसी बीच में लैंड रिफॉर्म ले आए, बिना सोचे बिना समझे। लैंड रिफॉर्म सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, लैंड रिफॉर्म एक सामाजिकता से समाज के अंदर उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। भूमि सुधार सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, वो एक सामाजिक समस्या भी है, वो आर्थिक समस्याएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। बिना किसी क्लियर कट रणनीति के, बिना कोई मशीनरी डेवलप किए हुए, उसमें कई एस्पेक्ट हैं, प्रशासनिक तरीके से उसमें संरचना की ज़रूरत है, एक सुदृढ़ संरचना चाहिए, एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्लानिंग करना होगा, क्या क्या स्टेप से हम करें। चूँकि सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो समरसता है, उसको ख़तरा महसूस हो रहा है। अभी तो थोड़ा ढीला हो गया है, चूँकि थोड़ा समय दे दिया गया या लगभग स्थगित है वो पूरा प्रयास, और जो सरकारी खजाने का जो बंडर बात हुआ लैंड रिफॉर्म के नाम से, वो पैसा ख़त्म हो गया। हुआ क्या, लैंड रिफॉर्म बीच में ही रुक गई। तो ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट है भूमि सुधार। इसके लिए विशेषज्ञों को बैठा करके प्रशासनिक संरचना का निर्माण करना पड़ेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा स्टेप बाय स्टेप, और सामाजिक सरोकार से उसको ले करके जागरूकता फैला करके कुछ शांतिपूर्ण ढंग से कम 2-3 साल का एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, तभी वो भूमि सुधार संभव है। और जैसा कि डिजिटलाइजेशन जो हुआ ज़मीन सर्वे का, वो भी लगभग 15-20% ही मात्र है, वो भी पूरा नहीं है। पूरे भूमि का मात्र 20% के आसपास उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो कोई भी काम क्लियर कट है नहीं, चाहे आप जातीय सर्वेक्षण करवा लें, चाहे आप भूमि सुधार के नाम पे कुछ काम कर लें, दर हकीकत नीयत की कमी है। और उसमें जो मौलिक कमी मैं देखता हूँ, वो यहाँ की जनता स्वयं जानबूझ के जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ रही है। कुछ मजबूरी भी है, कुछ आर्थिक मजबूरी हैं, कुछ सामाजिक हैं, असहाय है। जन स्वराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है
जनता के समझ में, जनता के साथ बैठ करके उसके एक राजनीतिक सोच को विकसित कर रही है। वो सोच क्या है? वो सोच है कि जनता अपने मौलिक समस्याओं पे ध्यान आकृष्ट करे, और मौलिक समस्याएं हैं बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, कृषि वगैरह वगैरह। तो ये मौलिक समस्याएं अक्सर जब भी चुनाव होता है तो हमारे यहाँ नेताओं से पूछिए तो इस जाति को इतना परसेंट इतना वोट दिया गया, फलां जाति को इतना परसेंट दिया गया, इस क्षेत्र में इसका बाहुबल है ना, तो वगैरह वगैरह इस टाइप की